चलिए कह रहा आपसे हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो याद रखिए लोथल की खुदाई जो आपकी संबंधित किससे जुड़ी है, आपके हड़प्पा सभ्यता से ही जुड़ी है। ठीक है, और इसकी खुदाई की खोज किसने किया था, ये किए थे ऑप्शन राइट आपका सी S.R. राव। S.R. राव ने किया था। ये आपका जो लोथल है, लोथल कहाँ पड़ता है, तो याद रखिए लोथल की जो खोज की थी वो आपकी किसने, इन्होंने किया था। कब किया था, तो 1957 में। ये आपका स्थित कहाँ पर है, तो अहमदाबाद जिले के आदत कह सकते हैं कि सरगाला ग्राम के लगभग पास में, याद रखिए भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। चलिए पॉइंट पहला आपसे है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं अगर एक क्वेश्चन आपका मिल गया है तो आपको 100% वही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही हो। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार देखा जाए तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका ए है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, इसीलिए इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, या कह सकते हैं द डेड ऑफ माउंटेन। ठीक है, यह ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, माउंटेन ऑफ द डेड। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पॉइंट ये पूछ लेता है कि इसकी खोज किसने किया था, तो याद रखिए इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष मिला है, कहाँ से मिला है, याद रखिए ये जो मिला है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपकी सुरकोटदा से। ठीक है, कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से मिला है घोड़े की अस्थियों के जो आपके अवशेष हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कह रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। यहाँ पर कह रहा है निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए उपवेद आपका कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी दिया है योग वेद। योग वेद आपका उपवेद नहीं है। मुख्यतः देखा जाए तो 4 आपके उपवेद होते हैं। कौन से, आपका आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और आपके स्थापत्य वेद, ये आपके होते हैं। ठीक है, और एक होता है शास्त्रार्थ वेद होता है, जिसे हम लोग धनुर्वेद के अंतर्गत ले आते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका योग वेद आपका नहीं होता है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो पंचगव्य में आपको जो सम्मिलित नहीं किया जाता है, किसको नहीं किया जाता है, यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर तुलसी को। याद रखिए कि जो आपका पंचगव्य होता है उसमें तुलसी को कह सकते हैं उसके अंतर्गत नहीं शामिल करते हैं। देखो गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इस चीज को सामूहिक रूप से पंचगव्य बोलते हैं। इसमें से आप कह सकते हैं तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। मुख्यतः क्या होते हैं, गाय का दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, मूत्र हो गया, गोबर, इनको बोलते हैं 5 योग के सामूहिक बोलते हैं पंचगव्य। समझ में आया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। महाजनी प्रथा, तो महाजनी प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो आपके हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। और इसमें कह सकते हैं सूरखोद को कुशीदिन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो के ब्राह्मण के मूल पाठ अर्थात ये जो आपके पढ़ते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पाठ पढ़ते हैं इनको हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद बोलते हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा। तो शतपथ ब्राह्मण और आपके तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, जो ये कहलाते हैं उनको बोलते हैं ब्राह्मण। याद रखिए जो वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं उनको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। बताइए भाई, प्राचीनतम वेद है, बिल्कुल सिंपल और हमेशा हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राचीनतम वेद आपका कौन हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। अन्य आपके 3 वेद कौन होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और आपके अथर्ववेद होते हैं। समझ में आया ना। और ऋग्वेद में जो होता है, ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आवाहन करने के लिए ये मंत्र भी आपके प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो आरंभिक स्रोत मिलता है वो आपके सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है। तो महाभारत में जो आपकी कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी वो कितने दिन तक आपकी थी, जवाब दीजिए यहाँ पर। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा 18 दिन। याद रखिए कि आपके कुरुक्षेत्र में जो कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु जो साम्राज्य के सिंहासन के प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, यह युद्ध आपका 18 दिन तक चला था। ठीक है, कितने दिन, 18 दिन। ऑप्शन राइट आपका बी हो। यहाँ पर आपको दिया है बौद्ध से संबंधित क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। याद रखिए निरंजना नदी के तट पर आपका जो बौद्ध पवित्र स्थल है ये आपका कौन सा स्थल है। राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका बोध गया। याद रखिए प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है और बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तभी से कह सकते हैं यह स्थान आपके बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है और इसे 2002 में यूनेस्को ने इस शहर को विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया है। कब, 2002 में इसको विश्व विरासत स्थल में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो भाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, जो कि अभी हमने बताया। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने लगा। अर्थात गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो इनको किस नाम से जानते थे, तब के बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना गया है। याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। ये आपको कह सकते हैं कौन सा आपके स्मारक है। 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ये आपका है महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह को कह सकते हैं इसके प्रचार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। परिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, इनको जो आपका प्राप्त हुआ था इनको आपकी कुशीनगर में। याद रखिए ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर, ठीक है, जिसे कुशीनारा के नाम से भी जानते थे, 483 ईस्वी में महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु वहाँ पर हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। लगभग क्वेश्चन आपका वही है। 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो याद रखिएगा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था आपके सारनाथ। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा सारनाथ में। और पहले उपदेश को बोला था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, किस भाषा में, तो आपके पाली भाषा में। सबसे ज़्यादा आपके उपदेश कहाँ पर दिए हैं, तो आपकी श्रावस्ती में। और कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, तो आपकी पाली भाषा का प्रयोग किया है। समझ में आ गया सभी क्वेश्चन। चलिए, अगर आप अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, अर्थात उसी को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन का जो उपदेश दिया था आपके कहाँ पर दिया था। 9 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपके सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए कनिष्क 2018 में देखो ये क्वेश्चन आपका आया है। हम क्वेश्चन जो भी आपको लेके आए हैं पूछे हुए क्वेश्चन आपके यूपी ट्रेवलर्स में है। अगला है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कह सकते हैं 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है। तो आपके त्रिपिटक होते हैं बौद्धों में 3 त्रिपिटक बोलते हैं। इनमें से आपका देखिए अभिधम्म त्रिपिटक होता है और कह सकते हैं शुद्ध पिटक भी होता है, विनय पिटक। लेकिन उस
उपशाखा पिटक न हो। तो ऑप्शन आपका सी, ये आप कह सकते हैं बौद्धों में त्रिपिटक नहीं है। और इसके पहले हमने इतिहास का मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया है, उसको भी आप आई बटन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर देख सकते हैं मास्टर वीडियो है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं। लेकिन वहाँ पर कह सकते हैं कि एसएससी लिखा है, तो इसका मतलब एसएससी में ऐसा नहीं कि आपके इतिहास के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। आप देखिएगा कंटेंट बहुत बेहतरीन है। अगर मास्टर वीडियो पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार मतलब कह सकते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा है नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो थे ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नागार्जुन क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो याद रखिए विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है इसे। तो आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा यहाँ पर? वाराणसी। बी नंबर आपका हो जाएगा वाराणसी। कहते हैं कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी जो आपकी है वो आपकी 5000 वर्ष पुराना शहर है और यह विश्व में प्राचीनतम शहर है। और बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। ठीक है, वाराणसी काशी की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए अब जैन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये थे आपकी ऋषभ। याद रखिए जैन परंपरा के अनुसार देखा जाए तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं और जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक को जो थे या प्रथम तीर्थकर उन्हें वही थे आपकी ऋषभ देव। और ऋषभ देव को हम लोग आदिनाथ भी माना जाता है, मतलब ऋषभ देव यह कह सकते हैं आदिनाथ। और याद करिए 23वां वाला वो पूछा जाता है, 23वें आपके जो थे वो आपके पार्श्वनाथ थे और 24वें नंबर के जो थे आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है ना, और ऑप्शन में आपका इसका जो आंसर हो जाएगा पहले आपके हैं ऋषभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जैन धर्म में 3 रत्न, जैन धर्म में देखिए 3 रत्न दिए हैं, उनमें से निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो क्या है? तो जैन धर्म में 3 वर्ड बोले गए हैं, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, ये 3 आपके होते हैं, तो इसी को बोला जाता है, कह सकते हैं कि निर्वाण इसी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। तो कैवल्य मतलब क्या होता है भाई? कैवल्य का मतलब ये होता है कि जिसको अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, विजय प्राप्त कर ले, तो आंसर आपका इसका ये हो जाएगा। यह कह सकते हैं कि उसको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, और जब इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी। इस प्रकार से आंसर राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि मौर्य काल से है कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो मुद्रा राक्षस जो लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपकी संस्कृत भाषा में। याद रखिए विशाख दत्त द्वारा रचित आपकी मुद्रा राक्षस जो आपकी है एक संस्कृत भाषा का एक नाटक है। ठीक है, नाटक है जिसकी रचना 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 5वीं शताब्दी की लगभग मध्य में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख है। तो याद रखिए कलिंग पर विजय प्राप्त किया था आपके अशोक ने, इसके लिए एक कह सकते हैं वहाँ पर आपका एक शिलालेख था। वो आपका शिलालेख कौन था? ये आपका है 13वां। कौन सा है? 13वां शिलालेख के माध्यम से अशोक के विजय का परचम पता चलता है। कहाँ पर? कलिंग युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग अर्थात पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी। तो कलिंग की जो राजधानी थी वो कौन सी राजधानी थी? ये थी आपकी ऑप्शन राइट आपका डी नंबर तोसली थी। ठीक है, कौन थी? तोसली राजधानी थी उस समय जो आपकी कलिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, अर्थात अशोक के साम्राज्य में ये सम्मिलित नहीं था। कौन सा नहीं सम्मिलित था? 4 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपका कामरूप। याद रखिए कश्मीर भी था, गुर्जर भी था, कर्नाटक भी था, लेकिन कामरूप नहीं था। ये कामरूप आपका इसमें से शामिल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है 5वां नंबर आपसे कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है?
5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपके देख लेते हैं साहबजागढ़ी में, ठीक है, शहबाजगढ़ी में कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये जो कह सकते हैं कि अशोक के 14 वृहद शिलालेख हैं जो कि विभिन्न राज्यज्ञ या शासन देश में हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस लिपि में है, तो खरोष्टी लिपि में लिखी गई। ये जो आपका है खरोष्टी लिपि में, ये बताने का प्रयास कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन। तो अशोक के शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो आपका कौन सा है, ये आपका 13वां है, याद रखिए 13वां वाला जो अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, कलिंग वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो मौर्य कला का सर्वोत्तम जो आपका प्रतिमान है वो आपका है कौन, स्तंभ है। अर्थात उस समय जो आपके थे तो आपके स्तंभ ही बनाते थे, जिससे पता चलता था नहीं कि ये राजा आपका बहुत ही महान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यह अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। मतलब कि अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ जो आपका है वो आपका स्तंभ था, ये आपका कहाँ से, देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा सारनाथ। मतलब कि देख सकते हैं कि सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सम्राट कह सकते हैं कि सारनाथ स्थित स्तंभ की शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे की सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है और अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में भी रखा गया है, जवाब कर 24 तिल्लियां हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, मरणोत्तर काल से क्वेश्चन आया है कि कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिए कुषाण लोग जो थे वो आपके कहाँ से थे, ये आपके मध्य एशिया से थे, ठीक है। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो आपके कहाँ से थे, मध्य एशिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। तो कनिष्क के समय जो आपका विद्वान रहता था वो आपका चरक था। ऑप्शन राइट आपका सी चरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया जो कि काफ़ी तरीके से क्वेश्चन आपका है कि दी गई जानकारी राजवंश की पहचान, अर्थात ये कौन सा राजवंश है जो आपका ये वर्ड है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी और उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र अयोध्या विदिशा के शहर शामिल थे। इन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान दिए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा मेड्रोटियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस दौरान लिखे गए थे। अर्थात ये कौन सा वंश है जो आपकी ये पूरी प्रक्रिया हुई है, याद रखिए ये प्रक्रिया आपकी है शुंग वंश। कौन सा है, शुंग वंश। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है जो कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे। तो खगोलविद आपके वराहमिहिर और आपके कालिदास जो थे रहते थे वो किसके दरबार में रहते थे, ये रहते थे आपके विक्रमादित्य, ठीक है। खगोलविद जो आपके थे विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक आपके शामिल थे, ठीक है। याद रखिए गुप्त साम्राज्य जो आपके गुप्त सम्राट जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय को ही वो क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसे विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम आपको विक्रमादित्य बोला गया था चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब जो लिखा है वो किसने लिखा है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपके कालिदास। अर्थात कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है और ये संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि आपके और नाटककार कालिदास ही थे उस समय, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कालिदास के और भी नाटक होते हैं जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ठीक है, ऋतु संहार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपकी कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का राजा था, तो ये राजा था आपके कहाँ का, 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपके थानेश्वर का। याद रखिएगा कि हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व कहाँ का, थानेश्वर का शासक था और यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आपसे यहाँ पर हर्ष ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था। 5 इंडीज मतलब क्या होता है,
तो यहाँ पर जो बी नंबर आपका है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, इनमें कह सकते हैं इन्होंने नियंत्रण में अपने लिया था। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। बहुत ही एमपी क्वेश्चन आपका है, विरूपाक्ष मंदिर, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है विरूपाक्ष मंदिर के में। तो विरूपाक्ष मंदिर जो आपका स्थित है कहाँ पर, ये आपके हम्पी में, कहाँ पर है, हम्पी, और हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में। और ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो आपके यहीं पर मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। ये चोल झील है जिसकी 16 मील लंबी है और इसकी सिंचाई का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपकी पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो हम आपको प्रश्न पढ़ा रहे हैं तो पीसीएस एग्जाम में एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और यूपीडब्ल्यूएस तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, तमिल साहित्य। तमिल साहित्य, ठीक है, तो आप लोग विश्वास रखिए, विश्वास होगा तो सब कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाले भूमि को, देखो जो जैन सभा होती थी उसमें से दान दिया करते थे। ठीक है, वो भूमि, और वो भूमि को बोलते क्या है, इस भूमि को बोलते थे पल्ली छद्दानम। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि पल्ली छद्दानम, ये आपको बोलते थे जो जैन सभाओं को दान में करते थे। ठीक है, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो इसका जवाब सभी बच्चों का यहाँ पर सही आ रहा है। वन का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में कब किया था भाई, 712 में सिंध के शासक थे दाहिर को पराजित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका भारत पर पहला आक्रमण हुआ था वो मुस्लिम आक्रमण था, और इस आक्रमण का जो वर्णन किया गया है वो चचनामा पुस्तक में किया गया है। किसमें, चचनामा पुस्तक। और चचनामा पुस्तक लिखी किसमें है, तो लिखी गई आपकी फारसी भाषा में। ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, अर्थात इतने क्वेश्चन आपके बन सकते थे। समझ में आ गया बड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। टू का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, सही है ना, बी नंबर आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित, छतरपुर जिला पड़ता है, तो छतरपुर जिले में ही आपका खजुराहो के चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कराए गए थे आपके ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए ज़्यादा समय व्यतीत मत करिए, थोड़ा स्पीड में रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। देखो यहाँ पर जयचंद की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर आपका दिया है 4 ऑप्शन, तराइन का, ठीक है, चंदावर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, और यहाँ पर आपका दिया है कौन सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट जवाब दीजिए भाई, राइट जवाब यहाँ पर राइट जवाब का हो जाएगा कौन सा। देखो इसकी मृत्यु हुई थी आपकी 1194 में। ठीक है, 1194 में, लेकिन 1194 हुई थी, लेकिन कौन से युद्ध में, चंदावर के युद्ध में थी। ठीक है, चंदावर के युद्ध में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन दिया 1193 है ना, तो जो आपका अमीन का पेपर आया था तो अमीन के पेपर में सही किया गया था इस नंबर को, क्योंकि चंदावर लिखा है तो चंदावर के हिसाब से 1993 सही किया गया है 1193। ये इसलिए क्योंकि ये जो युद्ध लड़ा गया था लगभग आपके दिसंबर जनवरी में लड़ा गया था, है ना, तो इस कारण से इसका जो सटीक जानकारी होती है वो चंदावर से ही आंसर आपका सही किया जाता है, जो कि अमीन 2016 में आपका सही किया गया था आपका ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका है वो आपका डी दे रहा है, लेकिन आपको बताने जानकारी के उद्देश्य से
तो ये देखो अमीन में आपका ये था, लेकिन जो बुक वालों ने छापा है तो छापने के हिसाब से उन्होंने डी दिया है, लेकिन शुद्ध आपका ये है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का ईडर नहीं हुआ था आंसर की में, बिल्कुल राइट आपका आंसर माना गया था चंदावर और 1993। ठीक है, सॉरी आपका 1193। ठीक है, गलती से निकल जा रहा है 1919, क्योंकि लगभग सभी काम 19 में होते हैं इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में थे, जवाब दीजिए यहाँ पर फटाफट। तो यहाँ पर सही आंसर आपका है पाल साम्राज्य था वह भारत के पूर्वी हिस्से में था। ठीक है, कहाँ पर था, पूर्वी हिस्से में था, याद रखिएगा पूर्वी हिस्से संबंधित है। और पाल वंश की स्थापना आपकी गोपाल ने किया था। किसने किया था, गोपाल। और इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो आपका धर्मपाल था। धर्मपाल को जानते हो, धर्मपाल वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। किसने करवाया था, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में, तो इसका मतलब ये 12वीं शताब्दी कह सकते हैं कि आपके जैसे 11 के बाद जब स्टार्ट होता है तो आपकी 12वीं लग जाती है। तो इसके समय जो शासक था वो आपका कौन था, तोमर वंश चल रहा था। ठीक है, कौन सा, आपका तोमर वंश इस समय चल रहा था। मतलब कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में बात किया है तो दिल्ली में तोमर वंश का शासन था। और इस वंश का शासक था आपका आरंभिक, जो कि 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अनंगपाल था। कौन था, अनंगपाल। ठीक है, प्रारंभ में आपका अनंगपाल था। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, दिल्ली सल्तनत काल में हम लोग आ चुके हैं। तरफ से मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। आप लोगों ने जो पृथ्वीराज पढ़ा है वही आपके शुद्ध जो आपके पृथ्वीराज तृतीय ही थे। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ही थे। तो मोहम्मद गोरी किस वर्ष आपके पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे। यहाँ पर सभी के सही जवाब हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा आपका 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से आपको कह सकते हैं मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। ठीक है, और इसके बाद कह सकते हैं 1192 में जो आपका द्वितीय युद्ध हुआ था आपके कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। तो इसमें कह सकते हैं कि पृथ्वीराज जो आपके तृतीय थे, कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। और यहाँ पर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किया था आपके मोहम्मद गोरी ने। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताइए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिए अमीर खुसरो का जन्म आपका जो हुआ था वो आपके पटियाली, जो कि कहाँ पड़ता है, आपके कासगंज जिले में। तो यहाँ पर आंसर राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके कासगंज। ठीक है, पटियाली में हुआ था। और इन्हें उर्दू का मखड़ी बोली, गजल, कव्वाली, तबला का जनक भी माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और साथ में इन्होंने एक वर्ड बोला जाता है तूतीय हिंद। ठीक है, भारत का तोता या तूतीय हिंद के नाम से भी आपके अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। समझ में आ गया ना, बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। यहाँ पर 3 का जवाब दीजिए। यहाँ पर लौह और रक्त की नीति जवाब दीजिए भाई सभी लोग। राइट आंसर आपका आ चुका है, बिल्कुल सही है। ए नंबर आपके बलबन ने। याद रखिए लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। और बलबन ने राजस्व सिद्धांत के 2 प्रमुख विशेष कार्य किए थे। मतलब कि पहली, सुल्तान का पद ईश्वर का प्रदान दिया होता है, अर्थात उन्होंने कहा था कि जो पद हमें मिला है ये ईश्वर द्वारा दिया गया है। दूसरी बात अगर बात करें तो सुल्तान का निरंकुश होना उसका आवश्यक है। ठीक है, बात सही है कि अगर सुल्तान अगर निरंकुश नहीं होगा तो प्रजा डरेगी कैसे, इसको मानना ये था। ठीक है, इस प्रकार से आपका बलबन है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है। अलाई दरवाजा, तो आपका अलाई दरवाजा जो आपका है वो आपकी कहाँ पर है। ये है आपके ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार अर्थात अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अली जो आपके थे, कौन से, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट दरवाजा जो आपका है कुतुब मीनार के पास में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण लाल पत्थरों व संगमरमर से हुआ था। ठीक है, बनकर कब तैयार हुआ था, तो ये बनकर तैयार हुआ था आपका 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और कह सकते हैं कि अलाई दरवाजा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल की सूची में आपके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। सभी लोग जवाब देते रहिए कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है। अर्थात कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो कितना रहा है। 5 का जवाब दीजिए यहाँ पर।
तो ये आपका शासनकाल की अवधि रही है कौन सी? जवाब दीजिए। यहाँ पर काफ़ी बच्चों के जवाब सही है, आपके 1296 से आपके 1300 कह सकते हैं 16 तक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो शासनकाल आया है वो आपका 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक नाम होता है वास्तविक नाम अली गुरसप्पा। ठीक है, अली गुरसप्पा के नाम से भी अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। और अगर आप पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए, इतने बच्चे जुड़े हो। ठीक है, तो लाइक कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर तुगलक वंश की नींव रखी थी किसने भैया? 7 का जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत कम बच्चों के जवाब आ रहे हैं। चलिए 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा कि भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक अर्थात गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहते हैं। ठीक है, और इसने आपके कह सकते हैं कि आपके 1320 ईस्वी में आपकी स्थापना किया था तुगलक वंश की। ठीक है, और इसने क्या किया था? सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला, और गयासुद्दीन जो आपका था वो पहला शासक था। ठीक है, नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। ठीक है, लेकिन जाल जो बिछाया था वो आपके दूसरे थे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खां जो संबंधित था किस राजवंश से? ये जो संबंधित था आपके सैयद वंश से। याद रखिए, सी नंबर आपका यहाँ पर सभी जवाब दे रहे हैं, सही है। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था और यह 1414 से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ी स्पीड में रहेंगे भाई। आप लोग स्पीड में अगर जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल फटाफट हम आपको जवाब देते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन क्या पूछे गए आपके यूपी में, देखते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर राज्य जो आपका था नगर, ये किस नदी के किनारे स्थित था? आपके 4 ऑप्शन है और जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपके तुंगभद्रा नदी किनारे। याद रखिए, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी आपकी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। और इस तुंगभद्रा नदी के तट पर आपकी कह सकते हैं हरिहर प्रथम व भुक्का राय प्रथम ने, जो 2 भाई थे, उन्होंने आपकी कब? तो आपके 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। समझ में आ गया? और वर्तमान में इसका देखा जाए नाम तो क्या है? हम्पी है। ठीक है, क्या है? हम्पी। इसीलिए क्वेश्चन आपका बनता रहता है, बड़े क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तुलु राजवंश की स्थापना किसने किया था? यहाँ पर यह प्रश्न आपके लिए टफ हो सकता है। तुलु राजवंश, और ये किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। ये आपके उसी समय, उसी कह सकते हैं दक्षिण भारत में ये आपके थे। तो तुलु आपके राजवंश की जो स्थापना किया था वीर सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1505 ईस्वी में। कब किया था? 1505 ईस्वी में आपके वीर नरसिंह तुलुओं द्वारा आपकी की गई थी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? जवाब दीजिए भाई सभी लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ पर सभी जवाब लगभग सही हैं, कुछ बच्चे स्किप भी कर रहे हैं। चलिए आंसर राइट आपका बी, आपकी विजयनगर साम्राज्य अर्थात विजयनगर साम्राज्य में जो महिलाएं थी वो कुश्ती में भी भाग लिया करती थी। समझ में आया ना? कह सकते हैं कि चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य में आया तो इसमें से स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त हुआ था। समझ में आया ना? इनको शिक्षा पाने का अधिकार, समाज सेवा का अधिकार, संगीत, लोक नृत्य, ललित कलाओं का अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार तो कह सकते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में समान रूप प्रचलित था इस युग में। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए आपका मुगल वंश से स्टार्ट हो गया है, जो कि आपके मुगल वंश में हुमायूं और शेरशाह से क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जवाब दीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके हैं। चलिए तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सभी बच्चों का यहाँ पर आंसर भाई आप नंबरिंग डालने के बाद ही जवाब दीजिए, समझ में आए। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी और लेन पुल में हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा है और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिकी
मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था, अर्थात कह सकते हैं कि आकस्मिक मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, तो ऐसी स्थिति में जो उनके बेटे थे अकबर, उनको मुगल सिंहासन पर कहाँ पर बैठाया गया था। चलिए यहाँ पर सही जवाब है कालानौर में। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा। कालानौर में इनकी कह सकते हैं राज तिलक करवाया दिया था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर कालानौर में राज्याभिषेक कराया गया था। ठीक है, और इस समय अकबर की आयु देखा जाए तो लगभग आपकी 13 माह, कहीं कहीं 3 माह होता है, कहीं कहीं आपके 6 माह भी होता है, तो 13 माह लगभग 3 माह 13 वर्ष 3 माह लगभग थी। ठीक है, और कह सकते हैं इस समय जो संरक्षक थे अकबर के वो आपके कौन थे, बैरम खां थे। सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, एक मिनट रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया प्रचलित हुआ था, अर्थात भारत का पहला रुपया जो आपका था मुद्रा, ये प्रचलित हुआ था, ये किसके समय में प्रचलित हुआ था। 3 का जवाब दीजिए। 3 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही है। शेर शाह सूरी, याद रखिए अफगान शासक थे आपके शेर शाह सूरी, या कह सकते हैं कि जो आपका प्रथम अफगान शासक शेर शाह सूरी जो था, इसके शासनकाल जो चला था वो 1540 से 1545 चला था, और भारत का पहला मुद्रा जो रुपया था इसी समय मुद्रित किया गया था, इन्हीं के समय। वजन कभी कभी पूछ लेता है कि इस रुपये का वजन कितना था, तो 178, ठीक है, ग्रेन का ये बना था, जो कि चांदी का रुपया हुआ करता था। ठीक है, 178 ग्रेन का बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग, कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये कब की थी, जवाब देते चलिए भाई। भूमि मापन की व्यवस्था राइट है, बिल्कुल सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आपके शेर शाह सूरी ने, देखा जाए तो शेर शाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था आपकी किया था, और उस पैमाने का नाम क्या था, गज ए सिकंदरी। अगर आपको आता जाता है तो आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, गज ए सिकंदरी नामक एक भूमि की मैप पर एक इकाई बनाई थी। ठीक है, चलिए, और इसकी 3 प्रकार की इकाइयाँ थी, कह सकते हैं कि एक उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, जो कि अकबर के समय से क्वेश्चन आपके आए हैं, कि जलालुद्दीन मोहम्मद दिन किस नाम से प्रसिद्ध थे, अर्थात जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे। ये भाई आपके जलालुद्दीन के नाम से आपके अकबर ही थे। ठीक है, अकबर का ही नाम आपका क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, बी नंबर आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसे सब लोग अकबर के नाम से पुकारते थे, वैसे देखा जाए तो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, और यह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह भी था। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था किनके बीच लड़ा गया था, ऑप्शन राइट आप बताइए। तो द्वितीय युद्ध आपका जो हुआ था वो आपका हुआ था कब, 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, किसके बीच, तो अकबर और हेमू के बीच। हेमू मतलब हेमचंद विक्रमादित्य, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, हेमू। ठीक है, और हेमू से क्वेश्चन एक निकल के आता है, तो ऐसा कौन सा शासक है जो कि कह सकते हैं कि 24 आपके युद्धों में भाग लिया था। जो आपका हेमू था वो बहुत ही शक्तिशाली था, 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें कह सकते हैं 22 में से विजय प्राप्त हुई थी। और हेमू की अगर बात करें तो हेमू जो आपका है वो 14वां ऐसा व्यक्ति है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये आपका लास्ट हिंदू शासक था जिसने कह सकते हैं 14वां नंबर का था, जो अंतिम समय में यह कह सकते हैं कि ऐसा अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। तो आपका कौन है, तो आपका हेमू, जो कि 14वां नंबर का था। पहला आपका कौन था, पहला आपके गुप्त काल में था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय वो आपके धारण किए थे, लेकिन यह अंतिम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, देखो जितना नॉलेज मिल जाए उतना लेना चाहिए। ठीक है, चलिए ये कह रहा है कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, 3 का जवाब दीजिए वहाँ। तो देखिए कौन खाता है, यहाँ पर दिया ये कि अबुल फजल कह रहा है वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। क्या सही है, तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं कि राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो याद रखिए अकबर के वित्त मंत्री आपके राजा मानसिंह नहीं थे, ये एक सेनापति थे। ठीक है, क्या थे ये, सेनापति थे। समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए तो इसका आंसर आपका बी, ये आपको कह सकते हैं ये मैच नहीं खा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किससे नियुक्त किया था। तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में जो नियुक्त किया था किसने किया था, किसको किया गया था,
फोर का जवाब दीजिए यहाँ पर सही सभी लोग। आपके कमेंट धीमे हो गए, क्या बात है। फोर का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, मियाँ तानसेन। ठीक है, मियाँ तानसेन जो थे वो आप कह सकते हैं ये आपके दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त हुए थे अकबर के। समझ में आया। और अकबर के नवरत्नों में एक महत्वपूर्ण ये भी थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करें कि क्वेश्चन आपका अगला है जो कि कह रहा आपसे बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा, खाली स्थान बनना है आपको। बिल्कुल सिंपल जवाब है, सही है, बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका अकबर, अर्थात बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। ठीक है, कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ भैया। तो ये जो अनपढ़ था वो आपका था सिक्स का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका अकबर ही, जो कि कह सकते हैं कि मुगल जो सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। और अकबर का जन्म हुआ था कब, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजपूत के जो कह सकते हैं राजा जो आपका है अमरकोट के किले में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका एक किला बनवाया गया था बुलंद दरवाजा का जो कह सकते हैं उसका दरवाजा जो बनाया गया था बुलंद दरवाजा, वो किसकी विजय के उपलक्ष्य में। तो बुलंद दरवाजा जो विजय होती है वो गुजरात विजय के दौरान आपका बनवाया गया था। ठीक है, जो कि फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना के साथ कराई गई। चलिए अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया है। तो ये आलोचना जो किया है वो किसने किया है, जवाब दीजिए भाई सभी लोग स्पीड में। 7 के यहाँ पर जवाब आने शुरू हुए हैं। बिल्कुल राइट आंसर अब बदायूनी, याद रखिएगा कि अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। ठीक है, और उसने मुंतब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना किया था। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किन के बीच लड़ा गया था। तो भाई हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 1576 में किन के बीच। तो 8 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल सही है यहाँ पर जवाब, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, महाराणा प्रताप और आपके अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कभी कभी डेट पूछ लेता है किस डेट को, तो 18 जून को। कब, 18 जून और 1576 को मेवाड़ के जो आपके महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। और इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिक तथा आसफ खान ने किया था। समझ में आया ना। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके जहांगीर से है। ठीक है, कहाँ से है, जहांगीर से क्वेश्चन है। और इसी से हम लोग यहाँ पर अंत करते हैं। इसका जवाब दीजिए कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। भारत में जहांगीर का शासनकाल, जवाब दीजिए। और इसी प्रश्न के साथ हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पार्ट और बनाना पड़ेगा आपका मुगल से, क्योंकि औरंगजेब से क्वेश्चन बनते हैं, संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला, मुगल कालीन साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं 100%। मतलब कि मुगल साम्राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कि स्थापत्य कला, चित्रकला, है ना, साहित्य के बारे में से बनते हैं। तो एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जहांगीर जो आपका शासनकाल है, यहाँ पर सही जवाब बच्चों को आ चुका है। यहाँ पर ए नंबर 1605 से 1627 ईस्वी तक, क्योंकि जो अकबर का शासनकाल था वो आपका कह सकते हैं 1605 में उनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार से 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था, है ना, सही है ना। अच्छा, तो ये इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का भी नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ठीक है, साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी PDF आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की PDF लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर PDF आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपी के दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपी के जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं।
और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों, और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दिया गया है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। चलिए 23 का जवाब देना है, और 23 का ऑप्शन सही क्या बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी नंबर, कुछ लोग दे रहे हैं। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था। कब किया था, ये भी डेट याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में। कब, 1875 ईस्वी में किया था। और ये क्या है, यह मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। उस समय मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र आपका था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। जवाब क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर आपके महात्मा गांधी। याद रखिए बुनियादी शिक्षा का विचार किसने रखा था, तो आपके ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आपके महात्मा गांधी ने वर्धा योजना में। किसमें, वर्धा योजना। वर्धा योजना कब आई थी, तो आपके 1937 में आई थी वर्धा योजना। इस पर इन्होंने बुनियादी शिक्षा का विचार रखा था, ठीक है ना। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इसी से जुड़े हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा आयोग का नाम बताना है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी। लेकिन इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी, ये था चार्ल्स आयोग। कौन सा था, ऑप्शन बनेगा आपका बी, चार्ल्स आयोग। कुल मिला के सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग, क्या नाम था इसका, पूरा नाम था चार्ल्स वुड आयोग। कब, 1854 में। 1854 में चार्ल्स वुड आयोग, जिसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। और इस आयोग ने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन किया जाए, है ना। प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित किए जाएं, और उनसे ऊपर जो होते हैं जिला स्तर पर, वहां पर वर्नाक्यूलर हाई स्कूल से संबंधित कॉलेज भी खोले जाएं। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया है कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या है। चलिए सभी का जवाब यहाँ पर आना अनिवार्य है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इजी है, आपने हर बार पढ़ा है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर सी। देखो यहाँ पर आंदोलन जो था कौन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, असहयोग आंदोलन, असहयोग नहीं, यहाँ पर आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो कि स्टार्ट आपका हुआ था 6 अप्रैल कब, 1930 में, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के साथ शुरू हुआ था। और गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब किया था, 12 मार्च को। कब किया था, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत किया था, और 6 अप्रैल को पहुंचे थे और नमक कानून का उल्लंघन किया और इस आंदोलन की शुरुआत किया। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है ना, जो सत्य है ये परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये जो कहा है किसने कहा है। चलिए तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी, आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, ये है आपके गांधी, ठीक है ना। सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सत्य और अहिंसा, ये आपको पता है कि गांधी जी का मूल मंत्र यही था, सत्य और अहिंसा, है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गांधी को माना जाता है। चलिए गांधी जी को जो माना जाता है, क्या माना जाता है यहाँ पर, दार्शनिक अराजकतावादी या मूल अराजकतावादी या मार्क्सवादी या फेबिनियावादी, क्या मानेंगे। तो आपने पढ़ा होगा ऑप्शन ए दार्शनिक। कैसे हैं आपके, दार्शनिक अराजकता, मतलब अराजकता ये माना जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है ना। उन्होंने कहा कि सब व्यक्ति अपने आप में क्या होते हैं, शासक होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है।
चलिए, लाइव डिमांड पुस्तक के लेखक पूछा गया है, लाइव डिमांड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? चलिए, काफ़ी लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर। चलिए, सी नंबर आपके यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? चलिए, ऐसा शब्द किसी ने कहा था, याद है आपको, कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। ये पॉइंट जो कहा है याद रखिएगा, नोट करिएगा। इसका जो आपका जवाब बनेगा सी नंबर, ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन। किसने कहा था? ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आइंस्टीन को तो आप लोग जानते हैं, भौतिक वैज्ञानिक थे आपके, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? ये बताइएगा कि सत्याग्रह जो शब्द है ना, तो गांधी जी ने सत्याग्रह की जो कला है ना, कि सत्याग्रह के माध्यम से यहाँ पर जनता को इकट्ठा करना और दूसरे लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से उन पर अपना हक मनवा लेना। तो सत्याग्रह की जो कला और अभ्यास ये सीखा था, कहाँ से सीखा था? चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका जवाब आ गया है आपका डी, दक्षिण अफ्रीका। तो बिल्कुल सही जवाब है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? सर्वप्रथम प्रयोग तो आपके कहाँ पर? आपके दक्षिण अफ्रीका में किया था। और जब भारत में पूछे तब आपको चंपारण में लगाना है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, और सत्याग्रह आंदोलन से ही देश को आज़ादी दिलाने में सफलता भी प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? यहाँ पर 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, मुद्दा क्या था? यहाँ पर मेन मुद्दा क्या था? तो यहाँ पर आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा सी, ब्रिटिश एकाधिकार द्वारा अपनाया गया एकाधिकार। आपका जवाब राइट हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सभी का? इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना कब हुई? तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, क्या कि अल हिलाल नामक जो आपका एक उर्दू साप्ताहिक पत्र था, शुरू किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कब? 1912 में। और इसके बाद सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद एक दूसरा आपका आया था, अल बलाग आया था, और इसकी स्थापना जो आपकी हुई वो कब हुई थी? इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी, 1915। ठीक है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 1915 इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कूट के रूप में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर एक तरफ ऐसे व्यक्ति दिए गए हैं और दूसरी तरफ किस कमेटी से जुड़े हुए, कौन से जुड़े थे, कौन से कमेटी से जुड़े थे। तो देखो यहाँ पर आपके सरोजिनी नायडू की बात करते हैं, है ना। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं तो 2 आपका हो जाएगा, है ना। फिर M.A. जिन्ना थे, ये जुड़े थे मुस्लिम लीग से जुड़े थे, इसका 1 हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू जो आपके जुड़े थे ये आपके लिबरल पार्टी से, किससे? लिबरल पार्टी से, इसका 4 हो जाएगा। और वी.डी. सावरकर जो आपके थे ये थे आपके हिंदू महासभा से जुड़े थे, तो इसका 3 हो जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ पर है? ऑप्शन ए हो जाएगा। नया क्वेश्चन मिले तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? चलिए बताइएगा कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था कौन था? ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा भी जाता है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 35 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इस आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों का समर्थन मिला था। चलिए यहाँ पर 36 नंबर में जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि इस आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों का समर्थन मिला था।
तो यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा सी, असहयोग आंदोलन। कौन? तो 36 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर, असहयोग आंदोलन, है ना। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब सी यहाँ पर आ रहा है ना। जो 1920 से लेकर 1922 तक आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो देखो ये 1912 में प्रकाशित हुआ था, है ना, और किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग्य विधाता, है ना। क्या? भारत भाग्य विधाता, ये है आपका जवाब हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? ये बताइए, ब्रुसेल्स में जो दलित राष्ट्रवादी थे उनकी कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो भाग लिया था, किसने भाग लिया था? तो थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, जो कि सभी का जवाब भी आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसमें से भाग लिए थे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। मतलब जो आपके राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने अपना नाम तो कमाया है, इन्होंने अपनी पहचान बनाई। क्यों बनाई थी, किस वजह से बनाई थी, इनका मेन काम क्या था, इनका मुख्य काम क्या था? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा समाज सुधार, है ना। समाज सुधार ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी हो जाएगा। और आज जो लोग समाज सुधार करेंगे तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उसका नाम जरूर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। और हमने बताया भी है कि राजा राम मोहन राय को कई नामों से जाना जाता है ना। एक विराट शिखर के रूप में थे, और साथ में मानव के दूत भी थे, और आधुनिक भारत के पिता भी थे। कई नामों से जानते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है। क्या? भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है। उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। यह घोषणा किसने की थी? तो अभी आपने देखा कि जो आपके उच्च वर्ग के लोग थे, ये आपके आंदोलन में या किसी भी प्रकार में काम में भाग नहीं लेते हैं। जो भी आंदोलन स्टार्ट होता है तो लोवेस्ट आपसे स्टार्ट होता है, गरीबों से स्टार्ट होता है। यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग इसमें से शामिल नहीं होते हैं। तो वही चीज कहा है जो कि किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने ये शब्द कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उच्च वर्ग शारीरिक नैतिक रूप से मृत होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ आपके यहाँ पर दिए गए हैं जो कि कुछ शायद पुस्तकें आपकी हैं, है ना। तो देखो, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी, है ना। हिंद स्वराज कहीं पर है? जी हाँ, ये 3rd नंबर आपकी हिंद स्वराज है। फिर इसके बाद देखा जाए, फिर आपके कौन है? तो आपके राम मनोहर लोहिया ने द व्हील ऑफ हिस्ट्री लिखी है, इसका आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इन्होंने इंडिया डिवाइडेड लिखा था, है ना, इसका 1 हो जाएगा। और मौलाना आजाद ने लिखा था क्या? तो बचा हुआ है इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन क्या बन रहे हैं? 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहीं पर है? 3 4 1 2 ऑप्शन कहां पर मिल गया है? ए नंबर आपका मिल चुका है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 2020 में कहां की थी? तो चलिए जवाब दीजिए इसका भी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा जो किया था सितंबर माह में, जो कि 1920 में कहां से किया था? तो आपके कलकत्ता से, याद रखिए, जो कि जवाब यहाँ पर आ रहे हैं ऑप्शन बी, आपके कलकत्ता से शुरू किया था। कलकत्ता में जो आपका अधिवेशन हुआ था, है ना, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन से ये आपका शुरू किया गया था, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कहना, अच्छा इसकी पुष्टि कब की गई थी? शुरुआत यहाँ से की गई थी, लेकिन पुष्टि कभी पूछा जाता है, पुष्टि कहाँ से की गई थी? तो पुष्टि की गई थी नागपुर अधिवेशन में, इस आंदोलन की पुष्टि की गई थी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से दिया गया है। क्या दिया है? यहाँ पर दिया है एससी बोस जो आपके जुड़े थे किस आंदोलन से? एससी बोस जो जुड़े थे किस आंदोलन से जुड़े थे? ये जुड़े थे आपके किससे? तो कांग्रेस के उग्रवादी से। किससे जुड़े थे? कांग्रेस के उग्रवादी से जुड़े थे, ठीक है ना। मतलब कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष आपके थे एससी बोस।
फिर जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू थे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, है ना, इन्होंने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। मतलब इसका जो आपका एक हो जाएगा, इसका बन जाएगा 4 हो जाएगा। अब्दुल गफ्फार खां का जो संबंध है, अब्दुल गफ्फार खां का जो संबंध है ये किससे है, तो ये संबंधित है आपके किससे, लाल कुर्ती आंदोलन से, इसका सेकंड हो जाएगा। और सरदार पटेल का संबंध है बारदोली आंदोलन से, इसका 3 हो जाएगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3 इसका जवाब बनेगा। 1 4 3 2 आपका जो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका भी हो जाएगा, 1 4 2 3 आपका जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए कौन सा सबसे पहले हुआ और इसके बाद में हुआ। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आप बताइए कि कौन सा क्रम आपका बनेगा। तो देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन हुआ था, है ना। असहयोग आंदोलन कहाँ पर आपका है, ये वाला आपका है ना, कौन सा, ये वाला। 2 सबसे पहले आ रहा है। अब 2 ऑप्शन आपके दिए गए, एक ये ऑप्शन दिया है और एक ये ऑप्शन दिया है। अगर आपको ये पता हो कि पहला साइमन कमीशन यहाँ भी है, साइमन कमीशन यहाँ पर है। अब ये बताइए पूना पैक्ट पहले हुआ है या गांधी इरविन समझौता हुआ है। इन पर अगर आपको याद हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था, कह सकते हैं सबसे पहले हुआ गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। और पूना जो आपका हुआ था वर्धा जेल में, ये 1932 में हुआ था। इसका मतलब है ऑप्शन कौन बनेगा, डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे। अभ्युदय समाचार पत्र से जो संबंधित थे वो आपके कौन संबंधित थे। चलिए लॉक करिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या बन सकता है। तो यहाँ पर आपका जवाब आ गया है 45 नंबर में, डी नंबर, मदन मोहन मालवीय। कौन संबंधित थे, तो आपके मदन मोहन मालवीय, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय संपादित करते थे। कब, 1907 में। कब, 1907 में उन्होंने समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1999 में, देखो समय दिया है, सॉरी माफ करिए, 1899। तो 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था। चलिए बताइएगा, 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र इनमें से कौन था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब लगभग आ रहा है यहाँ पर बनेगा इंडिया। क्या बनेगा, इंडिया। 46 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बन जाएगा बी नंबर, इंडिया नामक एक जर्नल प्रकाशन 1890 में लगभग आपका हुआ था, ठीक है ना। और कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। चलिए कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में, और प्रथम विश्व युद्ध कब शुरुआत हुई थी, तो डेट भी आपको याद रखना है, 1914 से लेके आपके 1918 तक, है ना। 1914 से लेके 1918 तक जो चला था वो प्रथम विश्व युद्ध आपका चला था। इसमें से स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर गांधी जी, है ना, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं गांधी जी दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अगर आपको याद हो, याद तो होगा ही, अगर थोड़ी सी मेमोरी आपकी तेज है तो आपको पता है पहले वाले विश्व युद्ध में गांधी जी ने, कह सकते हैं, अंग्रेजों का बहुत बड़ा सपोर्ट किया था। घर घर जाके लोगों से हाथ जोड़े थे कि आप अंग्रेजों का सपोर्ट करें, युद्ध में शामिल हो जाए प्रथम विश्व युद्ध में। तो भाई आका गांधी जी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है किसी भी हालत में, है ना। और यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 47 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी, श्रीमती एनी बेसेंट और आपके तिलक। कौन बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट थे और आपके तिलक, ये थे जिन्होंने स्वशासन आंदोलन आपका कह सकते हैं आरंभ किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी, जेबी कृपलानी, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, बी यहाँ पर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में, 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, या यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 24 जनवरी 1950। तो ये तो आपका होगा नहीं, 11 वाला है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। मतलब आपका हो जाएगा 27 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 में, वो भी कहाँ पर, कलकत्ता में गाया गया था 1911, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है,
यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। चलिए, किस ब्रिटिश योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, कैबिनेट मिशन योजना। कौन? कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 24 मार्च, कब? 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक, जो आपके लॉरेंस थे, है ना। 2 और सदस्य भी थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया है, जो आपके देख सकते हैं कांग्रेस, है ना, का विरोध भी किया था। ये कौन थे? आपको जवाब देना है आपका सी, आपके सैयद अहमद खां थे। ठीक है, कौन थे? सैयद अहमद खां, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके सुधार आंदोलन है और आपका संस्थापक है। आपके इतिहास में कुछ आए और चाहे ना आए, एक सुधार आंदोलन जरूर आपका पूछा जाना है। ठीक है, तो देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के थे दयानंद सरस्वती, तो इसका क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, तो इसका आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। देव समाज के कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे, इसका डी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे, तो इसका हो जाएगा सी। ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी कहीं पर है? मिल जाए भाई, ए बी डी सी कहीं पर है? ए बी डी सी मिल गए कि बी सी डी सी हो गया? तो गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पर बी, अच्छा बी ए सी डी है था, बी सी मतलब बी नंबर सही था। ठीक है, चलो यहाँ पर बी वाला था, मतलब आपको जो हमने निशान लगाया बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए बी होगा बी वाला। ठीक है, बी ए डी सी था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, कह रहा है सर सैयद मुर्तजा खां। देखो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए डायरेक्ट कौन सा, यहाँ पर आपका मदन मोहन मालवीय, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आपके थे संस्थापक, है ना। मतलब यहाँ पर ऑप्शन बने कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। वहीं पर आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था, अलीगढ़ की, है ना। तो ये तो आपका यहाँ पर पॉइंट पूरी तरीके से गलत दिया गया है ना। मोहम्मदन एंग्लो आपका हो गया थे, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। बताइए ऐसा कौन सा कांग्रेस सत्र था जिसमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बन जाए, कह रहे हैं यहाँ पर 54 नंबर में बी दे रहे हैं, लाहौर सत्र में। देखो इसको ऑप्शन बनेगा बी, लाहौर सत्र में, जो कि आपका 1929 में, है ना, 1929 में ये आपका हुआ था, जिसमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। क्लियर है ना। और आपकी 1923, कब? फरवरी 1923 से ये अभियान शुरू हो गया था, साबरमती आश्रम से शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने दिया है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ। देखो क्वेश्चन वही है, यहाँ पर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है, यहाँ पर आपका कभी दिमाग में असहयोग आंदोलन भी घूम पड़ेगा, है ना। बल्कि असहयोग नहीं लगाना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको लगाना है, याद रखिएगा। अब आपको ऐसे याद रखना है, कैसे याद रखना है कि ये बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका हुआ था, ये आपके 1930 में हुआ था, ये स्टार्ट हो गया था आपके कह सकते हैं 1920 में हुआ था, है ना। अब ये बताइए अक्षर ज्यादा कम किस में है, तो देखो इसमें कम अक्षर है, ऐसे याद रखिएगा कि ये 1920 है। इसमें क्या है, इतना बड़ा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में है। तो याद रखिए डेट के हिसाब से अक्षर भी देख लीजिएगा, तो कभी कंफ्यूज ना होना। मतलब क्या होता है, किसी चीज को याद करने के कुछ तरीके होते हैं, अपने अलग अलग तरीके होते हैं। हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रखते हैं, वैसे अपना भी एक लॉजिक बनाइए, अपने भी मेमोरी में एक ऐसी इमेज बनाइए कि वो याद रहे। हमारा तो ये लॉजिक होता है कि ऐसे यहाँ पर याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्न में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था।
चलिए नमक आंदोलन में भाग लिया था, किसने भाग लिया था? 56 नंबर में। तो चलिए 56 का ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी सरोजिनी नायडू थी, है ना, सरोजिनी नायडू तो थी ही, राजकुमारी अमृता कौर भी थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी। मतलब आपका जवाब क्या बन जाएगा? डी यहाँ पर आपका हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए और क्वेश्चन दिया है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। कह रहा है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो यहाँ पर जवाब आ चुके हैं ऑप्शन यहाँ पर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए ये प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। हमने मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, याद रखिएगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो विदेशी पत्रकार कौन थे? तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देना है और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा वेब मिलर। कौन? ऑप्शन बी यहाँ पर देख सकते हैं, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा वेब मिलर, इसका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई वो आपका कौन सा है? तो चलिए बताइएगा कि वह प्रांत बताइए 1907 के 37 में जो आम चुनाव हुए उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बना पाई। कहां पर नहीं बना पाई थी? तो याद रखिए बिहार में बनाया, मद्रास में बनाया, उड़ीसा में, लेकिन बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जवाब क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का जो कार्यकाल रहा था वो कितने महीना चला? मतलब यहां पर दे सकते हैं 1937 में जो चुनाव हुए थे ये कितने महीने तक कह सकते हैं कि मंत्री वगैरह मंत्रिमंडल जो बना कितने महीना तक चल पाया था? तो 28 महीने चल पाया था। कितना? 28 महीना, मात्र 28 महीने तक आपका ये चल पाया था मंत्रिमंडल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? चलिए यहां पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए, कहां पर चुने गए? चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए का ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सी, त्रिपुरी अधिवेशन। क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में इसका जवाब बन जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। ये दूसरी बार आपके अध्यक्ष क्या चुने गए थे, याद रखिएगा 39 में, ठीक है, 38 के बाद 39 में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? बताइए ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? और ये समर्थन नहीं किया हिंदू सभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। मतलब इन सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? अब यहाँ पर देख सकते हैं 1942 में जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था इसका समर्थन जो किया, ये समर्थन करने वाले व्यक्ति थे आपके सरदार पटेल। कौन? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो 64 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा जो दिया किसने दिया था? तो यहाँ पर सभी बच्चे को पता है कि आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके महात्मा गांधी ने दिया था। सॉरी, अच्छा, अरे भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? देखो भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वो यूसुफ मेहर अली ने, लेकिन करो या मरो का नारा किसने? करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा वो गांधी जी ने दिया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो आपका कौन था? चलिए यहाँ पर बताइए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
यहाँ पर 66 नंबर में, यहाँ पर 66 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब बिल्कुल राइट आ रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हाँ, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि आपके 1900 लगभग 41 से है ना 45 के बीच कह सकते हैं कोई भी आपके यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुए थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध आपका क्या हो गया था, शुरू हो गया था, है ना। याद रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हो गया था, इस कारण से इनके अंतराल में कोई भी आपका कह सकते हैं कि कांग्रेस के कह सकते हैं कोई भी अधिवेशन नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। चलिए यहाँ पर बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए राम राम। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण करने वाले थे उषा मेहता। कौन थे, ऑप्शन सी हो जाएगा उषा मेहता, इसका जवाब बनेगा सी, उषा मेहता हो जाएगा। ठीक है, जिसे मद्रास तक सुनाया जा सकता था। ठीक है, जिसे मद्रास तक सुनाया जा सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सर, पीटी में भारत छोड़ो आंदोलन अलग से टॉपिक दिख रहा है, तो भाई अलग से टॉपिक दिख रहा है तो बिल्कुल अलग से क्वेश्चन भी दिख रहे हैं ना, पूरी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी हैं। चलिए, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, यहाँ पर जवाब देने का, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। सबसे पहला पूछा गया जो कि मोहन सिंह थे। कौन थे, मोहन सिंह थे। याद रखिएगा, काफी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, सी नंबर, सी नहीं थे, प्रथम पूछा गया, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए, इसका गठन किया गया था 1942 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की जो घोषणा की गई वो कब की गई थी। चलिए, आजाद हिंद सरकार, पहले आजाद हिंद फौज है, अब है आपके पास आजाद हिंद सरकार, और इसके निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार जिसे आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया। चलिए बताइए, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया, इनमें से कौन थे। तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने। कौन भी, तो यहाँ पर 70 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखेगा। ठीक है, जो कि देखा जाए कि रानी सहगल आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर आपकी रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इनमें से किसकी रिपोर्ट पर आधारित है। 1935 जो है वो किसकी रिपोर्ट पर आपका आधारित है, ये थी आपकी साइमन कमीशन। याद रखिए, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो हम आपको जवाब देते चल रहे हैं। हमने बताया था कि जहां हमें समझाने की जरूरत पड़ेगी वहां हम आपको समझाएंगे, और जहां समझाने की जरूरत नहीं है वहां पर हम फास्ट ही रहेंगे। अब इसमें चाहे कोई बोले कि फास्ट रहिए, कोई बोले धीमे रहिए, तो हम यहाँ पर ध्यान नहीं देने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्न में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार्य जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। देखो दिया गया है क्या, एक कार्य जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये आपके किसने कहा था। यहाँ पर 72 नंबर में याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेशन प्रपत्र जिसे यहाँ पर 1950 में भारत के संविधान के रूप में समाविष्ट किया गया। मतलब यहाँ पर जो 73 का ऑप्शन है वो आपका है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। मतलब यहाँ पर 35 वाला जो भी पॉइंट आपके हैं वो आपके नीति निर्देशक तत्व की आपके निदेशक के रूप में ये समाविष्ट किए गए हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी। नया क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन है, नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया।
ये पॉइंट जो आपके कहा था, किसने कहा था? तो आपके बी आर अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये शब्द कहा था, याद रखिएगा, कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं चाहिए। किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका था एक्ट 1935 के भाग को पुनः उत्पादित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? चलिए इजी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। अब इजी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव पूछा गया है। क्या? महासचिव पूछा है। और महासचिव आपके कौन थे? तो आपके ए वो ह्यूम थे, है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी। तो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी डेट याद रखना है, 1885, जो कि आप सभी को पता होगा। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या? व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। और महासचिव कौन थे? तो आपके ए वो ह्यूम थे। अगर आपसे पूछे ए वो ह्यूम कौन थे, तो ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? चलिए देख सकते हैं, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा, ये किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पर डी, आपके लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने ये शब्द कहा था कि महात्मा गांधी जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? बताइए, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय इनमें से कौन था? चलिए यहाँ पर 77 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? 77 का ऑप्शन काफी लोगों ने जवाब दिया है। अब यहाँ पर सही जवाब है या नहीं है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। क्या थे? लॉर्ड रीडिंग इसके राइट आंसर बनेगा बी। ये भारत के प्रथम वायसराय, कह सकते हैं एकमात्र यहूदी वायसराय थे। ठीक है, इनका समय है 1921। कब? 1921 से वो आपके 26 तक ये रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्न में से महात्मा गांधी के विषय में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? देखते हैं क्या सत्य नहीं है। तो पहला दिया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये तो सही दिया है। महात्मा गांधी गांधी जी भगवत गीता को पिता मानते थे, क्या ये पॉइंट सही है? क्या भाई, पिता नहीं मानते थे, माता मानते थे। क्या? ये माता मानते थे, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया था, माता मानते पिता नहीं। ठीक है ना। चलिए, और वहीं पर गांधी जी दार्शनिक अराजकता आपके थे, है ना, अराजकतावादी थे। ये भी पॉइंट आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी ने उपयुक्त कथन किस आंदोलन के दौरान कहा? ये जो आपका पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो कहा है गांधी जी ने, ये दांडी मार्च में कहा था। इन्होंने कहा था, क्या कहा था? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दांडी मार्च में ये कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन तथ्य सही है ना। तो देखिए यहाँ पर 80 नंबर में पहला पॉइंट आपसे दिया गया है। क्या दिया गया है कि ऊधम सिंह द्वारा लंदन में माइकल को डायर की हत्या 1940 में की गई। तो क्या ये पॉइंट सही दिया है? तो देखिए बिल्कुल सही है, पहला ही पॉइंट आपको मिल गया सही कि ऊधम सिंह द्वारा लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या 1940 में की गई थी। याद रहेगा। चलिए, और यहाँ पर देखो दिया गया है 18 में, तो भाई आश्रम की क्या 18 में स्थापना की गई थी? नहीं, ये तो 15 लगभग 16 में आपकी कर दी गई थी। तो ये तो आपका गलती हो गया, तो पहला ही जवाब आपका सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर। चलिए यहाँ पर 81 में जवाब दीजिए। तो देखो यहाँ पर दिया है, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया था। इस मुकदमे में तिलक के वकील जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। याद रखिएगा कि इस मुकदमे जो तिलक के जो वकील थे कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुके सदस्य ने सैंडर्स की हत्या जो की वो आपकी कब किया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, बटुके सदस्य ने सैंडर्स की जो हत्या किया वो कब किया था? तो काफी लोगों ने जवाब दिया है सी नंबर आपके 1928 में। कब? 1928 में आपकी जो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के प्रदर्शन किया था, उन्हीं में यहाँ पर कह सकते हैं गुस्सा हो गए थे, है ना, और उसी में से कह सकते हैं सैंडर्स की हत्या कर दिया था। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
कह रहा है 1916 से 1917 में जस्टिस आंदोलन कहाँ चलाया गया था। देखो यहाँ पर दिया एक आंदोलन का नाम है जस्टिस, क्या दिया है जस्टिस, ये आपकी कहाँ चला गया, आपके मद्रास में चलाया गया था। कहाँ पर, आपके मद्रास में चलाया गया था, याद रखिएगा। और केरल में 1944 में वायकुम आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, यहाँ पर केरल में चलाया गया था, जिसे पूछा भी जाता है कि कौन सा आंदोलन था, तो आपके वायकुम आंदोलन चलाया गया था आपकी कहाँ पर, आपकी केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने स्थापित किया। बताइएगा जल्दी से, इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा। भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने स्थापित किया। हमारे हिसाब से इस प्रश्न का जवाब सभी स्टूडेंट सही देख सकते हैं। चलिए सभी लोग यहाँ पर सही देंगे, तो जवाब यहाँ पर 85 का ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो चलिए और भी प्रयास करिए, लेकिन इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी, वीपी वाडिया। याद रखिए भारत में प्रथम मजदूर संघ जो स्थापित किया था वो स्थापित किए थे आपके 1918 में वीपी वाडिया ने भारत में प्रथम मजदूर संघ स्थापित किया था। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो जब आप पढ़ोगे, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको लगेगा कि हाँ ये भी क्वेश्चन है, नहीं तो आप क्या लगाओगे कि मजदूर संघ थे महात्मा गांधी लगा के आ जाओगे, बाद में कहोगे फूले फूले घूमोगे कि हमने इतना सही कर लिया, इतना सही किया, बाद में रिजल्ट आया तो पता लगा कि आपके तो 50 नंबर नहीं सही है ना। इसलिए पढ़ना जरूरी है। चलिए बताइए, कह रहे वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था। चलिए 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ था आपके प्रतापपुर में। कहाँ पर, प्रतापगढ़ में, जो कि आंवले के लिए जाना भी जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1920 में अवध किसान सभा का प्रथम जो गठन हुआ था, ये गठन हुआ था कहाँ पर, प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले में कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। इसमें गौरी शंकर मिश्रा और आपके पांडे बाबा रामचंद, ठीक है, ये आपके शामिल थे। ठीक है, नेहरू भी आपके थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सर्वप्रथम यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सर्वप्रथम नारा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था। तो काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं सिंगापुर। तो चलिए बिल्कुल इजी है और आपने सही कर दिया है, सिंगापुर यहाँ पर जवाब आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे जापान से प्राप्त द्वीप जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा है, ये आपके कहाँ पर पड़ता है। चलिए देखो दिया है, ये जो द्वीप है ये जापान से प्राप्त किया गया, जापान से प्राप्त द्वीप जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा है, ये आपके कहाँ पर है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये है आपके अंडमान में। कहाँ पर, ऑप्शन 88 का बनेगा ए नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र को सौंप दिए थे। ठीक है, जिनका नाम इन्होंने शहीद और स्वराज द्वीप रखा है। ठीक है, अंडमान में जो आपका है तो वो आपका कह सकते हैं कौन है, तो शहीद है, और एक नाम और है जिसका नाम है आपका क्या, स्वराज द्वीप, है ना, जो कि निकोबार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई। ये क्वेश्चन देखो अभी हमने आपको पढ़ाया भी था, आज़ाद हिंद सरकार। देखो यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज नहीं कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज होता तो जवाब दूसरा होता, लेकिन सरकार है तो आपका जवाब बी हो जाएगा आपके 1943 में, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा कहाँ चलाया गया। चलिए सार्वजनिक मुकदमा जो चलाया गया वो कहाँ पर चलाया गया था, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 90 का सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो जवाब हो जाएगा सी आपके दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में लाल किले में ये मुकदमा चलाया गया था, याद रखिएगा। इसकी तरफ से देखा जाए, है ना, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों में से देखा जाए तो आपके भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली ने बचाव इसमें से किया था। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1945 में दिल्ली में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक पर मुकदमा नहीं चलाया गया। तो ये मुकदमा आपके मोहन सिंह पर नहीं चलाया गया था। किस पर, मोहन सिंह पर नहीं चलाया गया था, याद रखिएगा, क्योंकि मोहन सिंह इसमें शामिल ही नहीं थे। जब मोहन सिंह शामिल ही नहीं थे तो क्या जरूरत थी इन पर मुकदमा चलाने की। ठीक, धन्यवाद।